आर्मी में तो नहीं है ना ऐसा? ना, आर्मी में हमारे यहाँ पे कोई ऐसा आरएसएस वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। इंडियन मिलिट्री हैज़ ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एपॉलिटिकल, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी सही है, आई शुड बी ऑनेस्ट, दैट कुछ ऐसे हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे लगता है कि भारत का जो फौज है वो जो इस वक्त ओवरऑल जो पॉलिटिकल कल्चर है देश में, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो ईथॉस है, उसको वो इंटरनलाइज कर रहे हैं। ये लगता है कि देयर इज़ अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मिलिट्री ऑफ द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कल्चर। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद राजेश। बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि सी उदय भास्कर सर जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अब उनका एक वीडियो, एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो सेना थी जिसमें राजनीति कभी घुस नहीं पाई, हम मौजूदा सरकार के दौर में देख रहे हैं कि उसके अंदर भी पॉलिटिक्स घुस रही है। किस प्रकार से हम उनके इस बयान को देखें, जब हम देख रहे हैं कि लगभग ऑपरेशन सिंदूर के 90 दिन बाद जो है इंडियन एयरफोर्स चीफ, इंडियन आर्मी चीफ सामने आते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर बिल्कुल फ्री हैंड था, पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं था। वो भी उस वक्त जब डिफेंस अटैचे कह चुके हैं कि हमें शुरुआत में थोड़ी हमारे हाथ जो हैं बंधे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। इस बीच सी उदय भास्कर सर का यह कहना कि अब राजनीति जो है भारतीय सेना के अंदर धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए? क्योंकि सेना ना तो बीजेपी की है, ना सेना कांग्रेस की, ना सपा, ना बसपा, ना टीएमसी की। सेना हम सब भारतीयों की है और हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों से ये ऊपर रही है और साइड में रही है। सर राजेश जी देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। हम लोग एक कंपैरिजन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में 3 शक्तिशाली या मिलिट्री पावर में एक ताकत है इनकी। मिलिट्री में 3 मिलिट्री पावर हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना की आर्मी तो टोटली कंट्रोल्ड है जो पॉलिटिकल पार्टी से, और जो हर एक रेजिमेंट में भी एक पॉलिटिकल कॉमसार होता है वहां पे। तो वो तो टोटली पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिकल आर्मी है चाइना की। मैं आपको बोल सकता हूँ वो डोमिनेटेड है पॉलिटिकल लीडरशिप से। और आपने देखा होगा जी जिनपिंग भी एक फौज का यूनिफॉर्म पहन के घूमते हैं, इसलिए उनको पीएलए कहते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी। हाँ 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 हाँ, पीपल लिबरेशन आर्मी, पीएलए बोलते हैं ना। तो दूसरा, पाकिस्तान को आप देख लीजिए, तो पाकिस्तान की आर्मी जो पूरे पाकिस्तान को ही कंट्रोल करती है। तो उसमें पॉलिटिक्स को क्या, जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती है वो तो उल्टा है। इसको पॉलिटिक्स आर्मी को नहीं डिक्टेट करती है, आर्मी पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती है। तो अब इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करके भारत की अपनी फौज पे आइए, तो देखिए आप, हमारी आर्मी जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। और वो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर फौज काम करती है। एग्जीक्यूटिव मींस द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और आपके काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसीलिए आपका रक्षा मंत्री भी एक पॉलिटिकल फिगर का आदमी है, एक फौजी नहीं है। और आपका जो आप नंबर 2 है, आपका जो आपका इसको राष्ट्र रक्षा मंत्री, जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो भी एक पॉलिटिशियन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फौज लड़ाई में कौन ऑर्डर देता है फौज को लड़ाई में जाने के लिए। क्या ये आर्मी चीफ डिसाइड करेगा या ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेगा? जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये पावर है, तो ये एक फौज का जब एक लड़ाई में जाता है, तो
that is a political decision. It is not a military decision, it's a political decision. पॉलिटिकल डिसीजन लेने के बाद एक पॉलिटिकल एम बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर, आप एक अपने चीफ्स को एक अपना पॉलिटिकल एम देता है कि इस लड़ाई में मुझे इसको ये हासिल करना है जी। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल दें तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको इसको ये बोला था कि आप मिलिट्री टारगेट्स को आप नहीं मारेंगे, आप खाली टेररिस्ट के टारगेट्स को एड्रेस करेंगे। जब एक बार इसको शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो जब एक पॉलिटिकल एम आपको दे दिया गया तो फौज ने उसको मिलिट्री एम में कन्वर्ट किया और जिस तरीके से ये टारगेट्स को नष्ट करना है वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे जी। वो इसको प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलेंगे कि हमने यहाँ ब्रह्मोस मारना है या हमको, वो खाली उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हम इस तरीके से इन टारगेट्स को नष्ट करेंगे, ये हमारा प्लान है। और वो प्लान वो अपना जो नजर अंजाम करते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। ओके। बिकॉज एक बार आपको मिलिट्री को ऑलरेडी बता दिया कि आपने बांग्लादेश को लिबरेट करना है, तो आर्मी चीफ डिसाइड करेगा कि उसको बांग्लादेश को कैसे लिबरेट करना है, इसको कितनी फौज चाहिए, कितने आर्मर्ड डिविजन्स लगेंगी और कहां से अटैक होगा और इस कहां से आप अपना एयर पावर इस्तेमाल करेंगे और कहां पे आप अपना लैंड पावर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक इसको फौज। अब आ जाते हैं ये जो स्टेटमेंट आ रही है जी। ये जो वीडियो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो वक्त, जो एक नेशनल कैरेक्टर हम सब लोगों का, अब वो वाली फौज जो हम 20-30 साल पहले की बात थी और आज की फौज में फर्क है। और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर ऑल फौज में से फौज को कौन ज्वाइन करता है? आम लोग ही आते हैं फौज को ज्वाइन करने के लिए जी। और जो हमारे अपने एक नेशनल पॉलिटी का जो हिस्सा है वो ही लोग आते हैं। तो इस कई जगह, अब मैं भी फौज में रहा हूं, कई जगह जब कोई अपॉइंटमेंट्स का, जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स की मैं बात करता हूं, जो उनको नियुक्त अगर करना होता है तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ओके। वो एक गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड करती है कि चीफ किसको बनाना है। जी। गवर्नमेंट ने कई बार सुपरसीड भी किए हैं लोगों को, जो, और इसको गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी बनाई है कि वो जो मेरिट बेस्ड करेंगे और वो सीनियरिटी बेस्ड नहीं करेंगे। इसको पहले होता था सीनियरिटी के बेसिस पे आपका चीफ आपका बनता था, जो आपका सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर होता था, रेजिडेंट सर्विस होती थी, उसको चीफ बना दिया जाता। अब गवर्नमेंट की सोच अलग है। ओके। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें पॉलिटिकलाइजेशन कहां से आ गया? ये तो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, एक आपने सिस्टम आपने बनाया है कि आपने किस तरीके से जो पोस्ट में आपने लोगों को नियुक्त करना है। सो इट इज द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट, किसको चीफ बनाएंगे, किसको सीडीएस बनाएंगे। गवर्नमेंट ने अपने रूल चेंज करके एक रिटायर्ड जनरल को सीडीएस बनाया जी। जो चीफ भी नहीं था, एक आर्मी कमांडर से रिटायर हुआ था और वो चीफ भी नहीं बना, बट उसको चीफ के ऊपर वाला रैंक दिया गया। तो ये एक प्योरली आई थिंक ये इसको पॉलिटिकलाइजेशन के दायरे में नहीं लाना चाहिए, मुझे ये लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि बीच में कई ऐसी खबरें आई, थोड़ा सा मैं हटकर बात आपके सामने रख रहा हूं कि कई जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में या कई गवर्नमेंट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज रखे जा रहे हैं, प्रोफेसर्स रखे जा रहे हैं, उसमें आजकल कहा जा रहा है कि वो पहले आरएसएस ऑफिस में जाएंगे, वहां से ओके होगा, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट भारत सरकार दे रही है। इसे हम कैसे देख सकते हैं? क्या आर्मी में भी ऐसा ही चल रहा है? इसको वो डिस्कशन अलग है बिकॉज आर्मी में तो नहीं है ना ऐसा ना। आर्मी में हमारे यहाँ पे कोई ऐसा आरएसएस वाला यहाँ सिस्टम नहीं है और हमारे अपने सिलेक्शन बोर्ड होते हैं और हमारी एक क्वांटिफाइड सिस्टम है हमारा सिलेक्शन का, नंबर दिए जाते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, उस हिसाब से आर्मी कमांडर्स डिसाइड करते हैं, वाइस चीफ डिसाइड करता है और चीफ डिसाइड करता है कि किसको इसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाना है, किसको मेजर जनरल बनाना है, किसको ब्रिगेडियर बनाना है, किसको कर्नल बनाना है।
उसमें ऐसा कोई ये मैंने इंटरफेरेंस नहीं देखा, इक्का दुक्का आपके ये आपके सामने केस आपका आ सकता है, जी, बिकॉज़ आफ्टर ऑल जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, तो वो इसको कई बार इसको कहीं न कहीं से प्रेशर लगा के अपनी प्रमोशन अपना करा लेता है। वो इक्का दुक्का जो 1-2 आप केसेस हो जाते हैं। उसको उसको चलिए, ठीक। नेग्लिजिबल आप उसको दायरे में आप लेके आ सकते हैं, बट ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता ऐसा। ओके, क्योंकि ज़्यादा देश के लिए यही अच्छा होगा कि राजनीति से सेना दूर रहे। वही भारत के लिए और भारतवासियों के लिए अच्छा होगा। लेकिन थैंक यू सर। राजन कोचर सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। लंबा वक़्त आज मैंने आपसे लिया या और जाते-जाते स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाइयाँ सर आपको। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। आपको भी बधाई हो एंड जय हिंद। थैंक यू सर।